नमस्कार दोस्तों। आज हम फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष से सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए 2 बोर्ड एग्जाम रखे हैं, एक फर्स्ट टर्म में और दूसरा सेकंड टर्म में होगा। फर्स्ट टर्म वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो नवंबर और दिसंबर के बीच शेड्यूल्ड है, जबकि सेकंड टर्म का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मार्च और अप्रैल के बीच में शेड्यूल्ड है। फर्स्ट टर्म का बोर्ड एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का होगा और एमसीक्यू नेचर का होगा, जबकि सेकंड टर्म का बोर्ड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा और 2 घंटे का होगा। सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 50 क्वेश्चंस को रखा है और इस 50 क्वेश्चंस में से हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से कोई भी 16 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन सी जो होगा वो केस बेस क्वेश्चंस होंगे, वहां पर 2 केस स्टडीज दी हुई होंगी, जिन्हें पढ़ करके और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 क्वेश्चन में से कोई भी 8 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा। इस तरीके से 16 + 16 + 8 40 क्वेश्चंस करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टाइम 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। अतः सभी जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, तभी 1.5 आवर्स में इनको कंप्लीट किया जा सकता है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, कैलकुलेशन वीक होगा, तो हमें समय ज़्यादा लगेगा और ऐसी स्थिति में क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a card is selected from a deck of 52 cards. The probability of its being a red face card is। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें जो फेस कार्ड्स होते हैं वो 12 होते हैं। उसमें 6 रेड फेस कार्ड्स होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड, ये जो फेस कार्ड हैं वो क्रमशः जे मीन्स जैक, क्वीन एंड किंग को कहा जाता है। तो यहाँ हार्ट के और डायमंड के, ये हार्ट के फेस कार्ड हो गए और डायमंड के भी ये 3 कार्ड होंगे। इस तरीके से टोटल 6 रेड फेस कार्ड होंगे और टोटल 52 हैं। अतः टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स 52 होंगे, जबकि फेवरेबल आउटकम्स 6 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड होगी वो हो जाएगी 6/52। इसको कैंसिल करें तो 2 3 जा 6 एंड 2 26 जा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में 3/26 लिखा हुआ है, अतः ये फर्स्ट जो पार्ट है ऑप्शन का वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स है। इसमें पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसकी रेडियस 10.5 है, सेक्टर एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हमें ये लेंथ ऑफ आर्क मालूम हो जाए तो पेरीमीटर हो जाएगा OA जो कि रेडियस है, AB ये लेंथ ऑफ आर्क है, प्लस OB ये भी रेडियस है। तो इसमें हमें सबसे पहले L को कैलकुलेट करना है। L इज θ/360 इंटू 2πr। ये जो पूरी सरकमफ्रेंस होती है उसे θ/360 के रेशियो में डिवाइड करना है। थीटा इज 60, दिस इज 360, 2 and pi is 22/7 and r is 10.5। ये कैंसिल होकर के 6 आएगा, फिर 3 हो जाएगा, 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3.5 एंड 22 पंचे 110, 11 आ गई। तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 10.5 प्लस 11 प्लस 10.5, 10.5 प्लस 10.5 21 हो गया, 21 1 22 और 32। तो टोटल 32 आ गया। इसका भी फर्स्ट पार्ट सही होगा। नाउ द थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan 60 अपॉन cot 30। tan 60 is under root 3 एंड cot 30, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 उसका उल्टा हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 3 हुआ, इसलिए कैंसिल होकर के 1 हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन का होना है, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग इसके सॉल्यूशन होते हैं। ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये तो कंसिस्टेंट ही कह रहा है। इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी सॉल्यूशन होते हैं और कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं उनके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन होते हैं, अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फादर्स एज इज 6 times his son's age, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age, the present age in years of the son and the father are respectively। यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो कंडीशन ये है कि फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज, तो हम यहाँ पर सन्स एज को x मान लिया, तो फादर्स एज क्या हो जाएगी 6 times, तो ये एजेज हो जाएंगी प्रेजेंट एजेस। 4 years hence यानी अभी से, प्रेजेंट एज से 4 साल के बाद में जो सन की एज होगी
वो x प्लस 4 ईयर्स हो जाएगी, और फादर्स की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 4 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 4 years hence the age of the father means 6x plus 4 जो होगी will be 4 times his son's age। उस समय जो सन्स की एज होगी उसका 4 गुना हो जाएगी। सन्स की एज उस समय x प्लस 4 होगी। यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया, 6x प्लस 4 हो गया, ट्रांसफर किया तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, सो x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 हो गई सन की, और 6 इंटू 6 36 हो गई फादर की। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि सन और फादर की एज क्या होंगी, 6 और 36। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 इज। यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है। साइन 30 इज √3/2, cos 30 is √3/2, plus sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2. √3 into √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 8 किया 4/4 that is 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 12 8 जा होता है, फिर फर्दर 12 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 और 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 किया। इस तरीके से 2 5 टाइम्स आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, अतः इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 5 इंटू 3 हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9, क्वेश्चन नंबर 9, -1 पावर n प्लस -1 पावर 4n इज इक्वल टू 0, देन n इज। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर -1 की पावर ऑड है तो वो -1 रिजल्ट देता है, और अगर -1 की पावर इवन है तो वो +1 रिजल्ट देगा। हमें इन दोनों का ही टोटल 0 लाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि एक रिजल्ट -1 आए और दूसरा रिजल्ट +1 आए। तो ये तभी संभव है जब n क्या होना चाहिए, ये ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। जब ये ऑड होगा तो ये नेगेटिव दे देगा, और ये 4n की वजह से, ये 4 जो लगा हुआ है, 4 से जब ऑड में इंटू करेंगे तो ये इवन हो जाएगा। तो ये इवन है, तो इवन का रिजल्ट +1 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों ही मिल करके 0 आंसर दे देंगे, अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम द एचसीएफ ऑफ 231 एंड 396 इज। यहाँ पर 231 छोटा है 396 से, तो हम 396 को 231 से डिवाइड करेंगे। 231 1 जा 231, रिमाइंडर इज 165, देन 165 से 231 को डिवाइड करेंगे, 1 जा जाएगा 66 रिमाइंडर, देन 66 से 165 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया 132 आया, देन रिमाइंडर 33, 33 से 66 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और इस स्टेप में जो डिवाइजर है वो 33 है, अतः एचसीएफ 33 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a similarity criteria for two triangles। यहाँ सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। हम जानते हैं कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया में साइड 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 आता है, एंगल 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 आता है, और साइड एंगल साइड आता है। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, जबकि एंगल साइड एंगल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, the points -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 form a quadrilateral of the type। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सीरियल से ए बी सी डी ऐसे सपोज कर लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2, बी के 1 0, सी के -1 2 और डी के -3 0।
सपोज किया। अब यहाँ पर हमें 6 डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी डी कितना है, डी ए कितना है, देन डायगोनल्स ए सी और बी डी, तभी जाकर के इसका टाइप्स पता चलेगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है या रोहम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए 2√2 निकल रही है, उतना ही बी सी आ रही है, उतना सी डी आ रही है, उतना डी ए आ रहा है। और ए सी यानी डायगोनल जो ए सी है उसकी लेंथ 4 आ रही है और बी डी की भी 4 आ रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि all the sides are equal and diagonals are also equal and therefore it is a square, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा होता है। अतः ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर सम इंटीजर n, कोई इंटीजर n है, द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। तो जो ऑड इंटीजर होगा वो उसका फॉर्म क्या होगा ये हमें बताना है, जबकि n कोई भी इंटीजर है तो उसका फॉर्म क्या n होगा, हमें ऑड का फॉर्म बताना है, जबकि n क्या है, ऑड है, और हमें सॉरी n जो है वो कोई इंटीजर है, वो इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। n इज एन इंटीजर, तो n प्लस 1 क्या होगा, अगर हम n को 1 कहें तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और n अगर 2 है यानी ये ऑड था तो इवन देगा, इवन है तो ऑड देगा। तो n प्लस 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे इवन और ऑड दोनों निकलते हैं। 2n प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर अगर हम n की जगह 1 2 3 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 आ रहा है, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी ये ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है। इसी तरीके से 2 इंटू 3 प्लस 1 7 आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। 2n plus 1 always represent an odd integer where n is any integer, जबकि 2n होगा वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा और 2n plus 1 ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। 2n जो है ये इवन हो जाएगा, इवन में जब 1 ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the area of a square inscribed in a circle of diameter p centimeter is, एक ऐसे सर्किल का एरिया जो कि सॉरी एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जो कि एक सर्किल में इंस्क्राइब्ड है और उस सर्किल का डायमीटर p है, क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर को एक स्पेशल टाइप्स का रोहम्बस कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि रोहम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और दोनों ही केसेस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो दिस स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्पेशल rhombus, and the area of a rhombus when its diagonals are given is given by 1 by 2 d1 into d2। यहाँ पर डायमीटर p है तो 1 by 2 p into p, that is p square by 2 is the area। Option C is correct। Question number 15, the zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both पॉजिटिव होंगे, बोथ नेगेटिव होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल, ये पता करना है। तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, बी की वैल्यू 99 है और सी की वैल्यू 127 है, जिसकी वैल्यू 9293 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो जीरोस विल बी गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a फार्मूला है।
यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जो है वो 96.4 डॉट डॉट कुछ ऐसे मिलता है, अप्रॉक्सीमेशन में लिखा गया है। इसके दो जो जीरोज होंगे वो एक होगा प्लस साइन लेकर के और एक होगा माइनस साइन लेकर के। तो जब प्लस साइन लेंगे तो -99 प्लस 96.4/2, जो कि ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और जब दोनों ही नेगेटिव लेंगे तो उस केस में तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा ही। तो इन दोनों ही केसेस में नेगेटिव आ रहा है, अतः ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ABC दिया हुआ और दूसरा DEF दिया हुआ है। लेकिन आगे ये भी दिया हुआ है कि उनमें AB का DE से यहाँ जो AB/DE लिखा है उसे हम AB/ED भी कह सकते हैं। इसका रेशियो BC का FD से इक्वल दिया हुआ है। तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि पहला ट्रायंगल अगर ABC है तो दूसरा EDF लिखेंगे, तभी ये AB का DE से और BC का DF से रेशियो इक्वल मानेंगे। इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर होना है, तो इसमें जो एडिशनल कंडीशन दी हुई है कि कौन सा एंगल किसके बराबर हो जाए ताकि ये दोनों ही सिमिलर हो जाएं, तो उसमें ये है होगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए। क्योंकि दो साइड का रेशियो दिया हुआ है तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने चाहिए, और ये कंडीशन हो जाएगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इसका राइट आंसर होगा। देन 17 है, द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8। इसके जीरोज क्या होंगे? मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 8 1 जा 8 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पर साइन का एडजस्टमेंट करना है, नेगेटिव 2x लाना है तो नेगेटिव 4x प्लस पॉजिटिव 2x करेंगे -8, और इसको सिंप्लीफाई करने पर x इक्वल टू 4 और -2 दो जीरोज आएंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, +4 -2। Question number 18, if probability of an event A is 0.07, then what is the probability of not E? ये फार्मूला है, probability of E प्लस probability of not E इज इक्वल टू 1 होता है। दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है। probability of E 0.07 गिवन है, therefore probability of not E is equal to 1 minus 0.07 gives 0.93. So option A is correct. 19, the midpoint of line segment joining the points A2, 4 and B -2 -4 is given by x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है। 2 - 2 by 2 and 4 - 4 by 2 gives 0, 0. So answer is C. Now question number 20, the decimal expansion of 147 by 120 will terminate after how many places of decimals? पहले हम ये देख लेंगे कि 147/120 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। हमें कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है। यहाँ 3 से दोनों ही कैंसिल हो जा रहे हैं और ये इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो 49/40 है। अब हम जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पावर 3 इंटू 5 आ रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर को 10 पावर के रूप में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर 3 है, इसलिए 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, ताकि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 को 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3 लिखा जा सके। तो यहाँ पर 5 पावर 2 की कमी है, एक तो ऑलरेडी है, 2 की कमी है, तो इसी 5 पावर 2 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, दैट इज 2 5 जा 10 पावर 3।
10 पावर 3 मीन्स 1000 है, और जब नीचे 1000 आ रहा है, 1000 3 जीरो वाला आ रहा है, तो 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अगर 2 जीरो आएंगे तो 2 प्लेसेस के बाद, 4 जीरो आएंगे तो 4 डेसिमल के 4 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। ये एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, उसकी रेडियस आर है, तो ये डायमीटर 2r हो जाएगा। हमें लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है, पेरीमीटर। तो यहाँ से यहाँ और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपका जो सरकमफ्रेंस का हाफ होगा, क्योंकि ये फुल सर्किल तो है नहीं, पूरा होता है। फुल जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, तो हाफ हो जाएगी पाई आर। यहाँ पर यहाँ से ये पूरी जो लेंथ है वो πr हो गई, और फिर ये r प्लस आर, दैट इज 2r। तो इस तरीके से πr प्लस 2r is the perimeter of this protector. Option D is correct here. Question number 22. If PE denotes the probability of an event E, then we know that probability of an event E is less than or equal to 1 and greater than or equal to 0, and therefore option C is correct. Question number 23. In triangle ABC, angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular on BC. ऐसी स्थिति में ये एक प्रॉपर्टी भी है, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर्स बनते हैं ट्रायंगल्स के, जो आपस में सिमिलर होते हैं। पहला पेयर है कि ट्रायंगल BDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। इसी तरीके से ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू BAC, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर होते हैं। तो BDA इज सिमिलर टू ADC, ये सीक्वेंस होता है, याद रखने का तरीका है। अब यहाँ पर देखना है कि अगर ऐसा है तो इन तीनों सेट्स में से कौन सा रिलेशन ये दिए हुआ ऑप्शन को बताएगा। तो पहले पार्ट में लिखा है BD, तो जो BD लिखा है BD इंटू सी डी इज इक्वल टू BC स्क्वायर जो लिखा है, इसे आप BD बाई CD, इसका BD बाई BC, इसका एक BC नीचे ला सकते हैं और एक BC यही है और नीचे CD। तो ये देखना है कि क्या ये ऐसा किसी में बन रहा है कि ये BD तो ये दिखा, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड BC नहीं हो रही है, BD की करस्पॉन्डिंग साइड AB हो रही है। इट मीन्स इसके होने के चांसेस नहीं है, पहला जो पार्ट है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है AB इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AB का BC से, AB का BC से, यहाँ AB का BC से एक तो बन रहा है, लेकिन BC का AC से नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट में BD अपान AD, तो ये BD हो जाएगा अपान AD, करस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं, इज इक्वल टू AD का CD से, AD का CD से। तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें इस रिलेशन से करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो रेशियो बना रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution if k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, since the system has no solution and therefore condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। a1 क्या है, a1 इज 3 है, और दिस इज 6, एंड यहाँ दिस इज 5, दिस इज k, दिस इज 3, दिस इज 8, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन यहीं पर निकल गया कि k की वैल्यू 10 होनी चाहिए।
Question number 25. If the area of a circle is 154 means pi r square is 154 दिया हुआ है. This is 22 by 7. R square is equal to 154. So R square is 154 into 7 by 22. 7 ja and 7 into 7 हो गया and therefore R is equal to 7. And therefore circumference is 2 pi r. Perimeter पूछ रहा है तो 7. C is correct. Question number 26. Sin 30 plus cos 60 minus sin 60 plus cos 30 is equal to. यहाँ पर हमें वैल्यू पुटअप करना है. Sin 30 is half, cos 60 is also half. Minus sin 60 under root 3 by 2 plus cos 30 is also under root 3 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 gives 2 by 2, that is 1. And this is 2 root 3 by 2. 2 to cancel, 1 minus root 3 is the answer, which is given in option C. Now question number 27. If sin A is equal to half, this implies that angle A is 30 degree, because this half can be written as sin 30. Sin cancel out, so angle A is 30. Now cot A means 30 degrees, so cot 30 is under root 3, which is given in option A. Now question number 28. If the difference between the circumference and the radius of a circle is 37, it is given. कोई सर्किल है, उसकी सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है, मान लीजिए रेडियस आर है तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा और रेडियस आर है, इन दोनों का डिफरेंस 37 दिया हुआ है. अब इससे हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालना है, तो पहले इससे आर कैलकुलेट करेंगे. तो 2 into 22 by 7 into r minus r is equal to 37. r कॉमन लिया तो ये 2 into 22 मीन्स 44 by 7 माइनस 1 हो जाएगा r कॉमन लेने से, और इसको एलसीएम लेकर के किया तो ये r इंटू 37 by 7 इज इक्वल टू 37. कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू 7 1 जा 7, रेडियस 7 मिल गई. अब सर्कमफ्रेंस निकालना है, 2 पाई r वैल्यू रखा, 44 is the circumference of this circle. Option B is correct. Question number 29. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, यानी इसमें 1 भी है और 10 भी है, तो ऐसा नंबर जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 और 10 से डिविजिबल हो वो होगा एलसीएम, लीस्ट नंबर. यहाँ लीस्ट वर्ड भी यूज किया है, उससे भी वो आप कह सकते हैं कि एलसीएम का केस है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक ये है कि वो नंबर जो इन नंबरों से डिवाइड होगा वो एलसीएम होगा. एलसीएम की ये प्रॉपर्टी होती है. तो अगर हम 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर्स को लिखें और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर एलसीएम निकालें तो उसका आंसर 2520 मिलता है. अतः ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक का फैक्टराइजेशन दिखाया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसमें एलसीएम में हमें सभी वैरायटी के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी 2 3 5 7 इतने ही वैरायटी के फैक्टर मिल रहे हैं. 1 तो अंडरस्टूड होता है. विद हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ है, 2 पावर 3 है तो ये ले लेंगे. 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ है, फिर एक 5 है वो कहीं से भी ले लीजिए, और एक 7 है, और इनका प्रोडक्ट 2520 मिलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. 3 bells ring at intervals of 4 7 and 14 minutes. All 3 rings together at 6 am. When will they ring together again? इसमें कह रहा है कि 3 घंटियां हैं जो 4 मिनट 7 मिनट और 14 मिनट के अंतराल में बजती हैं. इनके बीच जो गैपिंग है वो 4 7 और 14 मिनट्स का है. ये 6 बजे सुबह 7 7
बजती हैं तो अब वो दोबारा कितने बजे साथ साथ दोबारा बजेंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि 4 मिनट के बाद बज जाएंगी या 7 मिनट के बाद बज जाएंगी साथ साथ, या 14 मिनट के बाद जो है वो तीनों साथ साथ बजेंगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस ही इतना है, 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट का। तो इन तीनों जो नंबर लिखे हैं 4, 7 और 14, इस अंतराल में तो बजने की संभावना नहीं है, तो कुछ समय ज्यादा आएगा, 14 मिनट से ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आंसर निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो 4, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वो इसका 2 × 2 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 × 7, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना होगा। आर वैरायटी के फैक्टर लेना है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, बस दो ही वैरायटी है, और दो के जो वैरायटी वो यहाँ पर ज़्यादा है, 2 पावर 2 होगी, और 7 तो एक ही बार है हर जगह, तो 2 2 जा 4, 7 जा 28, तो ये 28 मिनट के बाद वो दोबारा रिंग करेंगी साइमल्टेनियस साथ साथ। तो अगर 6 बजे सुबह वो साथ साथ बजी थी तो 6:28 पर वो दोबारा बजेंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एज ऑफ फादर। यहाँ पर फादर की एज को निकालना दिया हुआ। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65, यानी दोनों की एज का टोटल 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है कि एज ऑफ फादर x ईयर्स, एज ऑफ सन y ईयर्स, देन according to the first condition it is given that the sum of their ages यानी means x plus y is equal to 65 है, और twice the difference, यहाँ पर डिफरेंस का 2 गुना है, तो twice into x minus y is equal to 50 दिया हुआ है, 2 से कैंसिल किया, 50 को तो 25 हो गया, एक रिलेशन ये बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, दोनों को ऐड कर दिया तो 2x, वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 45, विच इज द एज ऑफ फादर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है, tan थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है। tan थीटा इज साइन थीटा बाई cos थीटा एंड cosic थीटा इज 1 sin थीटा, sin थीटा कैंसिल हो गया, 1 cos थीटा को sec थीटा कहते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, sec स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया, जबकि ये sin थीटा इंटू sec थीटा, sec को 1 cos थीटा लिखा, और ये sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया। तो ये आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 by this identity. So option C is correct. Now question number 33. Sides of two similar triangles are in the ratio of 4:9. ये दोनों ही similar triangles हैं और उनकी corresponding sides में ratio 4:9 है. What is the ratio of their areas? तो हमें चूंकि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए हम जानते हैं कि इनके जो एरियाज का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इट इज s अपॉन s डैश स्क्वायर, मीन्स एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पर ये 4/9 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/81 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और -4x -8y इज इक्वल टू -20 हमने ट्रांसफर कर दिया है C1 C2 को। अब हमें पता करना है कि इसके पास किस टाइप के सोल्यूशन है, यूनिक है
या इनफाइनाइटली हैं या नो सोल्यूशन है। तो कैलकुलेट करते हैं, a1/a2 1/-4 हो गया, और b1/b2 जो है 2/-8 हो गया। तो इसको कैंसिल करने पर भी यहाँ पर 1/-4 आया, और देन c1/c2 5/-20, ये भी 1/-4 आ रहा है। तीनों ही रेशियो बराबर हैं, इसलिए इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। These pair of equations represent coincident lines. So option C is correct. 35. A man goes 15 meter due west. ऐसे 15 मीटर ये वेस्ट की तरफ जाता है। देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 8 मीटर जाता है। तो ये प्रारंभिक दूरी से प्रारंभिक अवस्था पोजीशन से अब वो कितनी दूर पर, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो कितनी दूर है। तो इन दोनों ही डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और हाइपो कैलकुलेट करना है। तो हाइपो इज गिवन बाय अंडर रूट 15 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज 225 एंड दिस इज 64 9 8 2 एंड स्क्वायर रूट इज 17। तो वो अब 17 मीटर दूरी पर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। इन ट्रायंगल ABC, angle B is 90 and BD is drawn perpendicular on AC. If AC is 9 centimeter, AD is 3 centimeter, then clearly CD will be the 6 centimeter, 9 minus 3. Then BD is what? We know that triangle ADB is similar to triangle BDC. ये प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज होती है। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि हमें इनकी ये साइड मालूम है और ये कॉमन साइड को निकालना है। तो ये दोनों ही छोटे छोटे ट्रायंगल ले लिए जो कि सिमिलर होते हैं, और इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इस तरीके से लिखेंगे। AD जो यहाँ से लेंगे, AD का BD से, पहले ट्रायंगल की साइड, दूसरे ट्रायंगल की साइड, और फिर पहले ट्रायंगल की साइड BD है यहाँ पर लिखी हुई है, दूसरे ट्रायंगल की CD के करस्पॉन्डिंग होगी। ये रेशियो बराबर होगा। दीज आर दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। BD into BD is BD square and AD into CD. AD is 3, CD is 6, 6 3 is 18, and this has been taken as x, x square is equal to this, so x is equal to square root 18, 3 root 2. Option B is correct. 37. If the letters of the word Ramanujan are put in a box, रामानुजन जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं RAMANUJAN, ये सभी लेटर्स को एक बॉक्स में पुट कर दिया गया है, पुट इन कर दिया गया, एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट, और इससे एक लेटर को रैंडमली निकाला जाता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो लेटर ए हो, क्या होगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 9 होंगे। ये 9 लेटर्स हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 9 हो गए। और फेवरेबल ए के फेवरेबल कितने हैं, हाउ मेनी ए आर देयर, 3। तो ये फेवरेबल आउटकम्स जो है 3 होंगे, एंड देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर ए will be favorable upon total 3/9 means 1/3. Option D is correct. Question number 38. In the given figure, if AB is equal to 14 centimeter, BD is equal to 10 centimeter, CD is equal to 8 centimeter, then the value of tan B is what? Figure यहाँ पर दी हुई है। इसमें कहा गया है कि AB जो है वो 14 है, BD 10 है, CD 8 है, देन द वैल्यू ऑफ tan भी निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल है DEB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 10 दिया हुआ है, ये 8 है, ये पूरी 14 है, तो ये 6 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें हाइपो दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकाल लेना है, तो ये 8 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी,
यहाँ पर होगा कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इसमें ये 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई तो निकालना है और ये 6 है, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, तो ये हो गया 64 स्क्वायर रूट एंड डी ई एंड देयर फोर दिस इज 8। नाउ tan बी जो होगा वो tan एंगल बी के लिए अपोजिट साइड डी ई है और एडजेसेंट साइड बी ई है, इसी का रेशियो tan कहलाएगा tan बी के लिए, तो ये हो जाएगा 8/6। अब 8/6 को कैंसिल करेंगे तो 4/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, ये हो गई 20 मीटर लॉन्ग वर्टिकल स्टिक हो गई। कास्ट शैडो 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर उसकी छाया बनती है। एट द सेम टाइम ए टावर, एक दूसरा टावर है, कास्ट शैडो 50 मीटर, उसमें शैडो दिया हुआ है, तो उस टावर की हाइट क्या होगी। तो ये एक ही समय पर ये दोनों जो फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वर्टिकल स्टिक है जिसे हमने ए बी लिखा है और एक वर्टिकल टावर है जो कि डी ई है, डी ई की हाइट निकालना है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल एक ही समय पर वो सिमिलर होंगे, मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ए बी का डी ई से और बी सी का ई एफ से रेशियो बराबर होगा। ये दिस इज 20 और डी ई एच निकालना है, बी सी 10 है और ई एफ 50 है, 1/5 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours, 20 kilometer downstream in 2 hours, and upstream 4 kilometer in 2 hours. Her speed of rowing in still water and the speed of the current is what? रितु 20 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, टाइम 2 आवर लगता है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ही 2 आवर्स लग जाते हैं। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या है उसकी और करंट की स्पीड क्या है। तो हमने स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ रोइंग कुछ भी आप कह सकते हैं, इन स्टिल वाटर हमने x मान लिया और करंट की जो धारा है पानी के बहाव की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड होगी पानी के बहने की, वो हो जाएगी x प्लस वाई, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो बोट की स्पीड होगी, सॉरी यहाँ पर बोट की स्पीड है बहाव की दिशा में होगी, वो x प्लस वाई होगी, और बोट की स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगी वो x माइनस वाई होगी। बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जो करंट की स्पीड है उसे ही बाद में लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसमें तो सही हो जाएगा, कहीं भी रख दो, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एक जैसा पैटर्न हम अपना लेते हैं कि करंट की स्पीड को ही प्लस वाई या माइनस वाई लिखेंगे, जैसा कि केस हो, बाद में लिखेंगे। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स टाइम, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड फॉर दिस 20 किलोमीटर स्पीड इज x प्लस वाई एंड टाइम इज 2। इससे x प्लस वाई इक्वल टू 10 मिलता है, जबकि दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड x माइनस वाई से जाएगी, तो उसमें 2 आवर लगता है, इससे x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशन मिलते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं केस स्टडीज क्वेश्चंस पर, सेक्शन सी है, यहाँ पर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर जो केस स्टडी 1 है वो एनुअल स्पोर्ट्स डे को लेकर के है, इस स्टेंजा को पढ़ना है और दी हुई इंफॉर्मेशन को के आधार पर दिए गए क्वेश्चंस
को सॉल्व करना है। In order to conduct sport activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. In a rectangular shaped ground ABCD, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure below. Niharika runs 1/4 the distance AD. ये किताब का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो निहारिका जो है वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD वो सेकंड लाइन पर चलती है, ये निहारिका है। एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। कितनी डिस्टेंस, ये पूरी 100 डिस्टेंस है, 100 का 1/4 जो है वो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, ये प्रीत है और ये 8th लाइन पर चल रही है और यहाँ पर एक रेड फ्लैग पोस्ट करती है। तो यहाँ पर हमें जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पहले देखना है। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये सेकंड रो पर है तो हम इसका 2 ये हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट, और जो y होगा वो होगा 100 यानी 1/4 ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 25 यानी 225 जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और जो आर के कोऑर्डिनेट हैं, आर का मतलब रेड फ्लैग है, वो 8th लाइन पर है और 100 का 1/5 जा रही है तो 1/5 का मतलब 20 हो गया। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। और क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग का ये पोजीशन हमने 2,25 निकाली है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग का भी पोजीशन निकाल दिया, 8,20 है जो कि सी में दिया हुआ है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ये जो जी और आर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से ये 6 हो जाएगा और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 6 5 11, 3 3 6, √61 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 44 में क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी जो जी से आर के बीच का ये डिस्टेंस है इसके बीचों बीच वो रखती है, मीन्स मिड पॉइंट निकालना है, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ जी आर जो है वो निकालना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है और वो हो जाएगा 2 + 8/2 और 25 + 20/2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देन 45 इफ जॉय हैज टू पोस्ट फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पर अगर कोई दूसरा जो फ्लैग है वो पोस्ट करना है, इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड, यानी इसी लाइन पर जो जी आर लाइन है, जी आर लाइन पर वो कितनी डिस्टेंस पे रखना है, एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से 1/4 जो पूरी जी आर डिस्टेंस है वो उसकी 1/4 डिस्टेंस पे रखना है। देन वेयर शुड ही पोस्ट दिस फ्लैग, यहाँ पर 1/4 डिस्टेंस का मतलब ये है जी से आर तक ये पूरी डिस्टेंस है, ये उसका मिड पॉइंट है, हाफ हो गई और हाफ का हाफ कर दिया गया, तो दिस इज 1/4 डिस्टेंस। यहाँ पर उसे पोस्ट करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, मान लीजिए इसे हमने पी कह दिया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे निकालना है और इस पॉइंट पी के लिए ये जो लाइन जी आर है वो 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो जा रही है, m1 1 हो जाएगा और m2 जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से नीचे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, m1 1 है, x2 8 है, m2 3 है और
x1 2 है, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 8 6 14 by 4, that is 2 7 जा 2 2 जा, तो पहला कोऑर्डिनेट तो 3.5 मिलता है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया है और यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही होगा। और इसे कैलकुलेट करके y कोऑर्डिनेट निकालने पर भी ये सही निकलता है। दूसरा जो केस स्टडी है वो आसन पर आधारित है और इस पे डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है कि एन आसना इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, aiding, reclining, standing, inverted, twisting, and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शेप ऐसे दिया हुआ है, यहाँ भी ऐसे शेप दिया हुआ है, यहाँ भी शेप दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ द पोज शोन, वो इस शेप को क्या बोलते हैं, वो ऐसा हो या ऐसा हो, इस शेप को क्या बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। हम ये भी जानते हैं कि जिस पैराबोला का जो शेप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है एंड इट ओपन्स अपवर्ड व्हेन ए दिस ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा और अगर ये ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नीचे की तरफ ओपन होता है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ ए इज लेस देन 0। देन 48 में एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें कह रहा है इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो क्लियरली एक ये जीरो यहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर कट करता है, इसलिए इसके दो जीरो होंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द टू जीरोज इन द एबव शोन ग्राफ, और इस ग्राफ को ही पढ़ करके हमें इसके जीरोस को बता देना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो 1, और इसको एक सेकेंड, एक जीरो इसका ये 4 है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 एक जीरोज हो गया। और दूसरा इसका 1 2 3 होना चाहिए -3, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना था, x इज इक्वल टू -2। इस ग्राफ में मिसप्रिंट है। इसका जो सही आंसर है वो ग्राफ के अनुसार वो -3 और +4 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए -2 और 4 इसका ऑप्शन होना है, यहाँ से ग्राफ जाएगा। खैर वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इस फिगर में मिस्टेक है, हमें ये देखना है उसमें नंबर लिखा होगा, नंबर लिखा नहीं है तो हमें उसको रीड आउट करना है कि ये x इज इक्वल टू व्हाट क्या है। नेक्स्ट है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -4 एंड -5, ये दिए हुए जीरोज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यहाँ पर -4 प्लस -5 गिव्स -9 एंड प्रोडक्ट इज +20। वैल्यू पुटअप किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज -4 और -5 हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। इस तरीके से ये पूरा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सिंप्लीफाइड हो गया और लगभग 1 घंटा होने वाला है। समय बताने का जो मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से ही होनी चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं और कुछ थोड़ा टिपिकल होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दोनों को
दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करने में जो समय का बैलेंस होना चाहिए उसे मैनेज करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन अगर क्वेश्चनों का ये जो सॉल्यूशन है समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।